हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए फेज सेकंड का पार्ट 12 लेके। इससे पहले हम 11 पार्ट इस पे अपलोड कर चुके हैं, साथ ही साथ स्टैटिक मॉड्यूल के 3 पार्ट भी अपलोड कर चुके हैं। नाबार्ड सीरीज़ में हम करंट अफेयर्स के 1000 बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं विद 360 डिग्री कवरेज। इसका मतलब ये है, देखिए मैं PDF जो प्रोवाइड करता हूँ उसके आधार पर ये आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो जो लोग PDF ही सिर्फ देख रहे हैं या फिर उनको ये लग रहा है कि PDF से ही हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि वीडियो और PDF में कितना अंतर है। आज मैंने नाबार्ड का PDF जो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया है उसमें मैंने बोला भी है कि PDF सिर्फ एक ट्रेलर है। देखिए, अगर आपको पूरी मूवी देखनी है तो आपको एक्सप्लेनेशन पता ही होना चाहिए। कुछ दिन पहले एक बंदे ने कमेंट किया था, उन्होंने कमेंट किया था कि सर मैं 75% विजुअली जो है डिसेबल हूँ, यानी दिव्यांग हूँ, तो आप PDF क्या अपलोड कर देंगे। तो देखिए, PDF क्वेश्चन वाइज तो अपलोड होती है, लेकिन उसको एक्सप्लेनेशन सहित अपलोड करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और उसको टाइप करना पड़ता है और मुझे अपना काम भी करना पड़ता है दिन भर। उसके बाद मुझे वो टाइप करना है, ये सब काम नहीं हो सकता। इसीलिए आप सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन को, और क्वेश्चन जो है PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, आप उसमें से देख सकते हैं। वंशिका जी ने कमेंट किया था कि उनको पार्ट 1 की PDF डाउनलोड नहीं हो रही है, तो मैं कल सुबह यानी कि 1 मई को ही जो है पार्ट 1 का PDF री अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वापस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। RBI इन्फ्लेशन कैलकुलेशन के लिए CPI का यूज़ करता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको मंथली रूप से कौन जारी करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हर महीने CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। जो आपका CSO है वो CPI के साथ साथ IIP को भी जारी करता है, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसको भी मंथली जारी किया जाता है। तो CPI और IIP दोनों आपका CSO द्वारा मंथली जारी किया जाता है, आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने WPI जो उसका बेस ईयर है 2011-12, उसमें चेंजेस के लिए एक कमेटी बनाई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र जी, ये नीति आयोग के मेंबर हैं। तो WPO जो आपका WPI है उसके बेस ईयर में चेंज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने रमेश चंद्र जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। आप इतना याद रखिएगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारा बेस ईयर WPI का 2005-06 था, उसको 2017 में बदल के 2011-12 कर दिया गया था। तो वापस जो है रमेश चंद्र की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, ताकि WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर चेंज किया जा सके। होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये बल्क कमोडिटी के लिए प्राइस इंडेक्स है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में टोटल 697 कमोडिटी शामिल होती हैं। पहले RBI इन्फ्लेशन जो है WPI पे ही कैलकुलेट करता था, लेकिन 2-3 साल पहले WPI को चेंज कर दिया गया है। अब RBI इन्फ्लेशन को CPI पे कैलकुलेट करता है, आप इतना याद रखिएगा। CPI मैंने आपको बता दिया CSO जारी करता है। WPI कौन जारी करता है? जो आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड, उसके अंतर्गत आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपका WPI आंकड़े जारी करता है, आप इतना याद रखेंगे। इसके अलावा एक और इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी PPI। कई बार आपने सुना होगा PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है? तो लेबर ब्यूरो इसको जारी करता है, आप इतना याद रखेंगे। मैंने आपको बता दिया WPI में 697 कमोडिटीज़ शामिल हैं। अब CPI में बता देता हूँ आपको। CPI में 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। अर्बन एरियाज़ के लिए 460 कमोडिटीज़ को शामिल किया गया है, और रूरल एरियाज़ के लिए 448 आइटम्स को शामिल किया गया है आपके CPI में। तो आप इतना याद रखेंगे। CPI WPI दोनों मंथली आधार पे जारी होते हैं। जहां CPI और IIP को आपका CSO जारी करता है, वहीं WPI को कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जारी करता है मंथली बेसिस पे, आप इतना याद रखेंगे। कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए, अगर इन्फ्लेशन में से फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो आप इतना याद रखेंगे, कोर इन्फ्लेशन इक्वल टू इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अकॉर्डिंग आपको बताना है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का टारगेट क्या है 2019 तक। तो जो आपकी थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बनाई गई थी, उसके तहत नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का टारगेट है 16, यानी कि पर 1000 बच्चों में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 16 होना चाहिए 2019 तक, आप इतना याद रखिएगा। देखिए, जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारे हर्षवर्धन सिंह जी ने अनाउंस की थी, उसके तहत टारगेट था कि 2025 तक टोटल GDP का हम 2.5%
हेल्थ सेक्टर पर खर्च करेंगे। अभी कितना खर्च करते थे? अभी हम लगभग 1.6% टोटल जीडीपी का हेल्थ सेक्टर पे खर्च करते थे। वहीं मैं अगर बात करूं एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे टोटल जीडीपी का 3.0% खर्च होता है। तो आप देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर पे हमारे इंडिया में कितना खर्च होता है। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है कोरोना के समय हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हेल्थ सेक्टर पे बिल्कुल खर्च नहीं करते। अब बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी की। जो 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई, इसने 2002 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जगह ली। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? तो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में लॉन्च हुई थी, आप याद रखिएगा। हमारी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, अब तो आप याद रख ही सकते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के कुछ एम हैं, टारगेट्स हैं, आप उनको नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। अगर पता है तो बहुत बेहतर। देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का पहला टारगेट है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उसको 2019 तक 28 आउट ऑफ 1000 लाना है। इन्फेंट क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उससे 1 वर्ष तक की आयु तक उसको कहते हैं इन्फेंट। यानी अगर 1 वर्ष के अंदर उसका निधन हो जाता है तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में करवाता है। तो 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उनमें से मैक्सिमम 28 ही की मृत्यु हो, ये है टारगेट आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का। नेक्स्ट क्या है टारगेट इनका? अंडर 5 मोर्टालिटी रेट को 2025 तक। देखिए ईयर हर बार चेंज मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के लिए ईयर इन्होंने 2019 रखा था। अब अंडर 5 मोर्टालिटी रेट के लिए ईयर इन्होंने 2025 रखा है और टारगेट रखा है 23 का। तो आप इतना याद रखिएगा, आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 1000। अब अगला देखते हैं। अगला है मैटरनल मोर्टालिटी रेट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था 2025 तक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 2020 तक है आपका मैटरनल मोर्टालिटी रेट का टारगेट। तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट का टारगेट क्या है? 100 आउट ऑफ 1 लाख। मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी तरह से बता चुका हूँ, यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो 2020 तक 100 आउट ऑफ 1 लाख का टारगेट है मैटरनल मोर्टालिटी रेट का, आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं, अच्छा मैटरनल मोर्टालिटी रेट डिसाइड कैसे करेंगे कि बच्चे को जन्म दे दिया है महिला ने, अब क्या वो कभी भी मर जाएगी तो उसको क्या मैटरनल मोर्टालिटी रेट मान लेंगे? नहीं। बच्चे को जन्म देने के बाद अगर कोई महिला 42 दिनों के अंदर मर जाती है तो उसको मैटरनल मोर्टालिटी रेट में शामिल किया जाएगा। ये पैरामीटर है, पैरामीटर आप नोट करते जाइएगा अगर आपको नहीं पता है तो। और TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, मैंने आपसे बताया था कि इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट को अचीव करना, ये भी आपके नेशनल हेल्थ पॉलिसी का भी टारगेट है, आप याद रखिएगा। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? 2.1। यानी एक महिला अपने औसत जीवन काल में 2.1 बच्चों को जन्म देगी अगर, तो ना हमारे देश की पॉपुलेशन घटेगी और ना बढ़ेगी। ये आपकी आइडियल या रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट होती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है कि इंडिया को 2025 तक 2.1 का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कवर करना है, आप इतना याद रखिएगा। अगला है नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। मैंने आपको बता दिया 2019 तक 16, यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 16 लाना है इसको। नियोनेटल क्या होता है? नियोनेटल उसे कहते हैं जब बेबी के जन्म होने के बाद 4 वीक्स के अंदर उसकी मौत हो जाए, या 4 वीक की एज तक को नियोनेटल कहते हैं। तो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट यानी 28 डेज में जो मरने की दर है उसको 2019 तक 16 करने का टारगेट था आउट ऑफ 1000 बेबीज़, आप इतना याद रखिएगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट क्या है, आपका टारगेट क्या है? तो इस समय इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आप 67.5 ईयर्स एक पर्सन के लिए। मैं प्रीवियस वीडियो में मेल के लिए फीमेल के लिए अलग से बता चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। और जो आपकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका टारगेट क्या है? अभी ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडियन लोगों की, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है 70 ईयर्स करना, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने वर्ष तक 70 ईयर करना है। तो सभी के लिए ईयर इन्होंने डिफाइन किया है। देखिए मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ ईयर, एक बार आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। टारगेट मैं नहीं बताऊँगा, ईयर बता देता हूँ आपको। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के लिए 2019 इन्होंने फाइनल डेट डिसाइड की है। अंडर 5 मोर्टालिटी के लिए 2025 डिसाइड किया है इन्होंने। मैटरनल मोर्टालिटी के रेट के लिए 2020 डिसाइड किया है इन्होंने। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के लिए 2025 डिसाइड किया है इन्होंने। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट के लिए 2019 डिसाइड किया है इन्होंने। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए कुछ भी नहीं बताया है कब तक। मैं बता दूं एक और इनका टारगेट है कि नंबर ऑफ बेड्स पर 1000 पेशेंट 2025 तक 2 करना है, यानी कि पर 1000 बीमार लोगों पे कम से कम 2 बेड्स तो होनी ही चाहिए। तो पर 1000 पॉपुलेशन पे 2 बेड्स अवेलेबल होने चाहिए। अभी कितना है? 0.9 बेड है पर 1000 पॉपुलेशन पे, आप इतना याद रखिएगा। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी से जो भी क्वेश्चन बन सकता है हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन की वैलिडिटी कितने टाइम के लिए है।
तो हर बार आपको पता है फाइनेंस कमीशन की वैलिडिटी 5 ईयर्स के लिए होती थी, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया था, अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है आपका 15th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड। तो इसकी रिकमेंडेशन की वैलिडिटी जो है 6 वर्ष के लिए है, यानी कि जो भी ये रिकमेंड करेगा वो 6 वर्ष के लिए लागू रहेगा। आप इतना याद रखिएगा। कब से स्टार्ट होगा? तो 1 अप्रैल 2020 से लागू होकर 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी इसकी रिकमेंडेशन। क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, पहली बात तो जब ये 15th फाइनेंस कमीशन बना था तब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था। बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 नए राज्य बन गए इंडिया में। तो 31 अक्टूबर ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप नोट रखिएगा। तो इसीलिए 15th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर भी बढ़ा दिया गया। अब अक्टूबर 2020 तक इसका टेन्योर कर दिया गया है कि रिकमेंडेशन करे। जहां 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि सेंट्रल को टोटल जो आपके शेयर्स आने हैं टैक्सेस के, इनकम होनी है, उसका 42% राज्यों के साथ शेयर करना है। वहीं आपके 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 41% ही आपका राज्यों के साथ शेयर करना है। क्यों 41%? यानी 1% घटा दिया इन्होंने राज्यों के शेयर में। क्यों घटा दिया? क्योंकि इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी हो गए, उनकी सारे खर्चे 100% केंद्र ही वहन करेगा, तो इसलिए 1% से टोटल शेयर में घटा दिया है। अब 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार सेंट्रल को अपनी टोटल इनकम का 41% ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आप इतना याद रखिएगा। ये तो हो गए आपके 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड फैक्ट जो पूछ सकते हैं। कुछ संवैधानिक प्रोविज़न है, आप याद रखिएगा। आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अनुच्छेद 280 के तहत भारत का प्रेसिडेंट हर 5 वर्ष या उससे पहले फाइनेंस कमीशन की नियुक्त करता है। लेकिन इसके रिकमेंडेशन की वैलिडिटी क्या होगी, इसके विषय में हमारा संविधान भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह मतलब क्या? मौन है। देखिए, हर 5 वर्ष में फाइनेंस कमीशन का गठन होना है, ये तय है, और प्रेसिडेंट 5 वर्ष या उससे पहले ये पक्का डिसाइड करेगा कि फाइनेंस कमीशन बनना है। लेकिन जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर रहा है वो रिकमेंडेशन कितने वर्ष के लिए होंगी, इसके लिए हमारे संविधान में कोई प्राविधान नहीं है। तो आप इतना याद रखिएगा। तो इनकी रिकमेंडेशन यानी 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 6 वर्षों के लिए होंगी। क्या ऐसा पहली बार हो रहा? नहीं। इससे पहले जो 9th फाइनेंस कमीशन था, NKP साल्वे जी उसके अध्यक्ष थे, उनका रिकमेंडेशन भी 6 वर्ष के लिए मान्य किया गया था। आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, तो NK सिंह, आपको पता ही है, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। 14th फाइनेंस कमीशन के कौन थे? YV रेड्डी जी चेयरपर्सन थे। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में बना था, हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था, जिसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि फाइनेंस कमीशन को टर्म ऑफ रेफरेंसेस कौन प्रदान करता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रेसिडेंट ही फाइनेंस कमीशन की नियुक्त करता है और उसको टर्म ऑफ रेफरेंसेस प्रदान करता है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि फाइनेंस कमीशन को किस किस सेक्टर के लिए रिकमेंडेशन देनी है, ये प्रेसिडेंट उनको सजेस्ट करता है। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस सोशल मीडिया ऐप को चाइनीज़ फर्म बाइट डांस ने डेवलप किया है। तो आप जरूर याद रखिएगा, टिकटॉक बहुत फेमस है, इसको बाइट डांस ने डेवलप किया है, जो कि एक चाइनीज़ फर्म है। ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि USA ने इस ऐप को अपने यहाँ बैन कर दिया था, और ये ऐप बहुत चर्चा में आया था क्योंकि हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया था ये नवंबर 2019 में। तो आप याद रखिएगा, बाइट डांस ने टिकटॉक को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है कौन इंडिया की पहली कंपनी बनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार जिसने 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव किया है। तो 10 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू अचीव करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बन गई है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंडिया की पहली कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू अचीव की है। मैं बता दूं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं। किसी कंपनी के एक शेयर की जितनी मार्केट वैल्यू होती है उसको उस कंपनी के सारे शेयर से मल्टीप्लाई कर देने पर उस कंपनी की मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने सऊदी आरामको के साथ अपने ऑयल एंड केमिकल बिजनेस के लिए डील की थी। इसमें सऊदी आरामको ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऑयल एंड केमिकल बिजनेस के 20% स्टेक एक्वायर कर लिए थे $15 बिलियन में। तो आप इतना याद रखिएगा, $15 बिलियन की डील हुई थी जिसमें सऊदी आरामको ने रिलायंस इंडस्ट्री के ऑयल एंड केमिकल बिजनेस के 20% स्टेक एक्वायर कर लिए थे। और जो रिलायंस का ऑयल एंड केमिकल बिजनेस है इसकी टोटल वैल्यू क्या थी? $75 बिलियन थी। तो आप इतना याद रखेंगे। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट कंपनी बन गई है मार्केट कैपिटल जिसकी हो गई है 10 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है WTO एपिलेट बॉडी में टोटल कितने मेंबर होते हैं। देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट के लिए WTO की ये हाईएस्ट
एपिलेट बॉडी है, आप याद रखिएगा। इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। और कोरम कैसे डिसाइड होता है, तो 3 मेंबर्स मिनिमम चाहिए ही कोरम पूरा करने के लिए, तभी इसकी बैठक होगी, अदरवाइज बैठक नहीं होगी। तो जो आपका 11 दिसंबर 2019 था, उसके बाद से आपकी एपिलेट बॉडी में सिर्फ एक मेंबर बचा है, इसलिए कोई भी बैठक नहीं कंडक्ट हो पा रही है। क्यों एक मेंबर बचा है, क्योंकि WTO का कोई भी डिसीजन कॉन्सेंसस बेस पे होता है, यानी कि अगर एक भी कंट्री एग्री नहीं होगी तो WTO का डिसीजन नहीं होगा। रिसेंटली USA आपको पता है WTO से बाहर आना चाहता है, तो कई सारे नाटक कर रहा है। तो एपिलेट बॉडी जिसने USA के खिलाफ कई निर्णय दिए हैं, उसने इसमें अपॉइंटमेंट से हाथ खड़े कर दिए हैं, यानी कि अब इसमें अपॉइंटमेंट किसी का होना मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि जब तक कंसेंसस सभी का होगा नहीं तब तक इसमें अपॉइंटमेंट हो नहीं सकता किसी का। तो इसीलिए जिस एपिलेट बॉडी में टोटल 7 मेंबर होते हैं, उसमें सिर्फ 3 मेंबर्स बचे थे, तो कोरम पूरा चल रहा था। 11 दिसंबर 2019 के बाद 2 मेंबर्स ने मतलब कि उनकी रिटायरमेंट हो गया, तो सिर्फ एक मेंबर बचा। तो अब एपिलेट बॉडी प्रैक्टिकली माना जाए तो इम्प्रैक्टिकल है, यानी कार्य नहीं कर रही है, आप याद रखिएगा। WTO की एपिलेट बॉडी जो होती है वो WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के डिसीजन के विरुद्ध अपील को स्वीकार करती है। यानी पहले आप WTO के किसी निर्णय के खिलाफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जा सकते हैं, अगर आप वहाँ पे आपके खिलाफ कोई फैसला आया है तो आप एपिलेट बॉडी में जा सकते हैं। ये लास्ट डेस्टिनेशन है किसी भी ट्रेड डिस्प्यूट का, आप याद रखिएगा। WTO मैंने आपको बताया USA से बाहर आना चाहता है। WTO में 164 मेंबर हैं, अफगानिस्तान लास्ट मेंबर है जो इसमें इंक्लूड हुआ था। हेडक्वार्टर WTO का कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इतनी देर से मैं WTO बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं बोला एक बार भी। WTO नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। और WTO की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को गैट से बदल के इसको WTO कर दिया गया था। गैट यानी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, पहले इसका नाम था, फिर उससे इसको बदल के, यानी उससे इसका नाम बदल के WTO कर दिया गया था 1 जनवरी 1995 को। इसके हेड कौन है, रॉबर्टो अजीविडो, जो ब्राज़ील के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, आपको बताना है किस इंडियन स्टेट में स्थित है। तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, आप याद रखिएगा। हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे, अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो अहमदाबाद में लैंड हुए थे डायरेक्टली। तो ये आए थे, नमस्ते ट्रंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था यही मोटेरा क्रिकेट ग्राउंड में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है। इसको बिल्ड किसने किया, तो LNT लार्सन एंड टूब्रो ने इसको बिल्ड किया था 700 करोड़ रुपीज़ में। इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का, तो पॉपुलस नामक एक ऑस्ट्रेलियन फर्म है, पॉपुलस, जिसने मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम को डिज़ाइन किया था, उसी ने मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को भी डिज़ाइन किया था। तो पॉपुलस नामक एक फ़र्म है, उसने मेलबर्न और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को डिज़ाइन किया। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। क्यों, क्योंकि जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है ये इसी की जगह पे बना हुआ है। पहले यहाँ पे एक सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम था जिसकी कैपेसिटी 53,000 लोगों की थी, अब कितनी हो गई, 1 लाख लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गोल्ड एंड ज्वेलरीज की हॉल मार्किंग कब से कंपलसरी कर दी है। तो आपकी 15 जनवरी 2021 से जितनी भी गोल्डन कमोडिटी होंगी या ज्वेलरी होंगी उनकी हॉल मार्किंग कंपलसरी है। और साथ ही साथ कहा है कि 18 कैरेट से नीचे का गोल्ड बाजार में नहीं बिकेगा। 18 कैरेट का मतलब होता है 75% प्योरिटी, 22 कैरेट का मतलब होता है 90% प्योरिटी, और उसके बाद 24 कैरेट होता है, आपको पता ही है। मैं बता दूं, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसी के तहत आता है और वही हॉल मार्किंग करता है आपके गोल्ड की, आप इतना याद रखिएगा। तो पहले ये जो आपकी लाइन थी गाइडलाइन की 15 जनवरी 2020 के बाद हॉल मार्किंग कंपलसरी कर दी थी, लेकिन बाद में इसको पता नहीं क्या हुआ, इनको कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर यानी रामविलास पासवान जी को कह दिया कि अब हॉल मार्किंग कंपलसरी हो जाएगी 15 जनवरी 2021 से, आप इतना याद रखिएगा। और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का नाम जरूर याद रखिएगा, रामविलास पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है वन धन विकास स्कीम के तहत कितने वन धन विकास सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो वन धन विकास स्कीम के तहत आपके 30,000 वन धन विकास सेंटर स्थापित किए जाएंगे, आप याद रखिएगा। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खास करके ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाएगा। मैं बता दूं, वन धन विकास स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक पहल है। इसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो ट्राइफेड TRIFED, ट्राइफेड इसको ऑल ओवर कंट्री लेवल पर इंप्लीमेंट कर रहा है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। और इस समय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं, आप इतना याद रखिएगा। जो वन धन विकास स्कीम है इसको लॉन्च कब किया गया था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में
14 अप्रैल 2018 को यानी 2018 को इसको लॉन्च किया था। अंबेडकर जयंती वाले दिन वंदन स्कीम को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो ट्राइफेड, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है G77 यानी ग्रुप 77 का चेयरपर्सन 2019-20 के लिए कौन बना है? तो फिलिस्तीन G77 ग्रुप का चेयरमैन बना है। पहले इजिप्ट इसका चेयरमैन था, तो इजिप्ट से चेयरमैनशिप ट्रांसफ़र हो गई है फिलिस्तीन को, आप इन्हें याद रखिएगा। G77 का गठन हुआ था 1964 में। अंकटाड की बैठक चल रही थी, उसी बैठक के दौरान 77 कंट्रीज़ ने मिलकर G77 का गठन किया था। ये 77 कंट्रीज़ विकासशील कंट्रीज़ थी, जिसमें इंडिया भी शामिल है, यानी डेवलपिंग नेशंस का ये ग्रुप है। हालांकि अब इसमें जो है 134 कंट्रीज़ हैं, आप इतना याद रखिएगा। तो रिसेंटली इसकी बैठक की अध्यक्षता फिलिस्तीन के पास आ गई है, आप इतना याद रखिएगा। 2019 जो है एशिया का टर्न है, और इसकी जो बैठक की चेयरमैनशिप होती है वो जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार राउंड करती रहती है। तो इस बार एशिया का टर्न था, इसलिए एशिया में फिलिस्तीन पड़ता है, उसको बैठक की अध्यक्षता दी गई है, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है 5th इंडिया CLMV बिजनेस समिट में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? जो कि आपकी 5th इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव समिट नोम पेन कंबोडिया की कैपिटल है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई। तो 5वीं इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव में इंडिया को हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिप्रेजेंट किया। CLMV क्या है? तो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। तो इंडिया के साथ ये 4 कंट्रीज़ और। तो ये 5वीं बैठक थी, कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन में आयोजित हुई। ऑर्गेनाइज़ किसने किया? तो इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री और कंबोडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया। डिफरेंट टाइप के बिजनेस इशूज़ पे इसमें वार्ता हुई। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 5th इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? तो कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन में ऑर्गेनाइज हुई थी। हमारे वाणिज्य मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ हमारे इंडिया से CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने भी इसमें पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26th बेसिक मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्टर किस कंट्री में हेल्ड हुई? तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर की बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग आपकी साउथ अफ्रीका के डरबन में हेल्ड हुई। बेसिक मतलब क्या है? BASIC, ये आपका ब्राज़ील हो गया। AS से आपका हो जाता है साउथ अफ्रीका, I से इंडिया हो गया, और लास्ट में C आता है, उससे चाइना हो गया। तो बेसिक में 4 कंट्रीज़ हैं, आप इतना याद रखेंगे। 2009 में बेसिक की स्थापना हुई थी, आप इतना याद रखिएगा। UN क्लाइमेट समिट चल रही थी, उसी दौरान 2009 में बेसिक का गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था? जो डेवलप्ड कंट्री थे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे फोर्स कर रहे थे कि आप अपना जो है कोल यानी सल्फर एमिशन कंट्रोल करिए। अब वो तो खुद तो डेवलप हो लिए, अब हमारी बारी आई डेवलप होने की, तो हम पे जो है बैन लगा रहे हैं। इसीलिए ब्राज़ील ने, साउथ अफ्रीका ने, इंडिया ने और चाइना ने मिलकर बेसिक नाम का ये फोरम बनाया था 2009 में, ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की वॉइस को एक स्ट्रेंथेंड फॉर्म में उठाएंगे क्लाइमेट मीटिंग्स में, आप इतना याद रखिएगा। 26 मीटिंग थी बेसिक के इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की। हमारी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? डरबन में जो ये मीटिंग हो रही थी, हमारे यहाँ के प्रकाश जावड़ेकर जी जो है मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट के, उन्होंने 26वीं बैठक में पार्टिसिपेट किया। बेसिक के इन्वायरमेंट मिनिस्टर की बैठक थी, आप याद रखिएगा। कई बार आप सोचते होंगे कि कई चीज़ों का मैं हेडक्वार्टर नहीं बताता हूँ, क्योंकि इनका कोई हेडक्वार्टर है ही नहीं। जो जैसे आपका G20 ग्रुप है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जहाँ पे इसकी बैठक होनी है वही इसका हेडक्वार्टर होता है और वही इसका चेयरपर्सन होता है। उसी तरह से आपका बेसिक हुआ या G77 हुआ, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। जहाँ पे इनकी बैठक होनी होती है वही कंट्री इनको होस्ट करती है, वही उस वर्ष के दौरान इसका हेडक्वार्टर होती है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति या PM होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर होगा मैं जरूर बताऊंगा, हालांकि चेयरपर्सन नहीं बताऊंगा क्योंकि नाबार्ड फेज़ 2 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बताना है किस कंट्री ने वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर समिट डेवलप किया है? तो बता दूं, USA ने वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर समिट डेवलप किया है, आप याद रखिएगा। अभी तक चाइना का सनवे तिहुलाइट वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, जिसकी स्पीड थी 93 पेटाफ्लॉप्स। हालांकि अब समिट जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो गया है, इसकी स्पीड कितनी है? 200 पेटाफ्लॉप्स, यानी सबका बाप हो गया ये। चाइना के सनवे तिहुलाइट के जस्ट डबल से भी ज़्यादा की स्पीड है। तो समिट एक सुपर कंप्यूटर है जिसको अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया है, और अमेरिका में एक कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और दूसरी है NVIDIA यानी न्यूइडिया। इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, आप इतना याद रखिएगा। हालांकि अगर बात करें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स की, तो इसमें चाइना के 50% से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर हैं, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है पॉवर्टी लाइन के लिए वर्ल्ड बैंक का इनकम क्राइटेरिया क्या डिटरमाइन किया गया है? तो मैंने आपको बताया था
2011 को बेस ईयर मान के वर्ल्ड बैंक ने 1.9 यानी $1.90 पर डे को पॉवर्टी लाइन के लिए क्राइटेरिया माना है। यानी कि अगर किसी बंदे की इनकम पर डे $1.90 से कम है तो वो गरीब माना जाएगा। आप याद रखिएगा, ये है वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया। इसके पहले वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया क्या था? तो $1.25 पर डे से नीचे कमाने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता था। हमारे इंडिया में पॉवर्टी की लाइन का क्राइटेरिया क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू हमारे इंडिया में जो है पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करती है, जो कि रूरल एरियाज़ के लिए है 2400 कैलोरी, यानी अगर इससे कम कोई कंजप्शन करता है तो वो गरीब है। और अर्बन एरिया के लिए है 2100 कैलोरी, यानी अगर अर्बन एरिया में इससे कम कोई कंजप्शन कर रहा है कैलोरी का तो वो गरीब है। तो इंडिया में गरीबी रेखा की परिभाषा कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से डिनोट होती है। आप इन्हें याद रखिएगा, दोनों की मैंने बता दी, आप नोट कर लीजिएगा। इंडिया में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए 2 कमेटीज़ बनी थी। एक रंग राजन कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा था कि रूरल एरिया में अगर कोई बंदा पर डे 32 रुपीज़ पर डे से कम कमा रहा है तो वो गरीब है रूरल इंडिया में। और अर्बन इंडिया में अगर कोई बंदा 47 रुपीज़ पर डे से कम कमा रहा है तो वो गरीब है। ये थी आपकी रंगराजन कमेटी की सिफारिश। तो इसको एनालिसिस करने के लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी बना दी गवर्नमेंट ने। उसने क्या किया? उसने कहा कि अगर रूरल इंडिया में कोई बंदा 27 रुपीज़ पर डे से कम कमा रहा है तो वो गरीब है। रंगराजन समिति ने 32 कहा था। और वही अर्बन इंडिया के लिए आपके सुरेश तेंदुलकर ने कहा कि कोई बंदा अगर 33 रुपीज़ पर डे से कम कमा रहा है तो वो गरीब है। रंगराजन समिति ने 47 कहा था, अपना याद रखिएगा। तो हम सब लोगों ने बात कर ली आपकी पॉवर्टी लाइन की, कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से और आपकी रंगराजन समिति के हिसाब से। अब एक इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आप इन्हें याद रखिएगा। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें 3 इंडिकेटर होते हैं। एक आपका हेल्थ हो गया, दूसरा आपका एजुकेशन हो गया और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। थोड़ा इसकी एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो लास्ट ईयर रिपोर्ट जारी की थी उसमें कहा था कि भारत में 2005-06 से लेके 2015-16 के बीच में पॉवर्टी में 55% का डिक्रीज़ देखा गया है। यानी टोटल पॉवर्टी 50, सॉरी मैं गलत बोल गया। इनका कहना है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उनका कहना था कि इंडिया की गरीबी में 2005-06 से लेके 2015-16 के बीच यानी 10 वर्षों के दौरान, पहले इंडिया में 55% लोग गरीब थे और 2015-16 में गरीब ये घट के कितना रह गए? 27% रह गए। तो कहने का मतलब ये था कि इंडिया में गरीबों की संख्या 55% से घट के 27% रह गई थी 10 वर्षों के दौरान। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहा गया। इन्होंने कहा था कि 27 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल लिया। इनका कहना ये था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट में। तो आप समझ गए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। जो आपकी UNDP की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था, उसमें कहा गया कि इंडिया ने 2005 से लेकर 2015 के बीच में, यानी 2005-06 से लेकर 2015-16 के बीच में, 10 वर्षों के बीच में, जो यहाँ पे गरीबों की संख्या 55% थी टोटल पॉपुलेशन का, यहाँ पे 27% रह गई। यानी इंडिया ने 55% से इम्प्रूव करके 27% ही गरीब बचाए आपके 15-16 में। और इनका कहना था कि लगभग उस दौरान इंडिया ने 271 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। यानी लगभग 27 करोड़ लोगों के इंडिया ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से बाहर निकाला। हालांकि इन्होंने एक और बात कही कि इंडिया में अभी भी 364 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी 2016 की बात करें तो 2016 में इंडिया में 364 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी लगभग 36 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये है UNDP की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, बैक कर लिख के देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन हैंडीक्राफ्ट। ये जो है किस इंडियन स्टेट में विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक नया टूल बन गया है? तो बता दूं, हिमाचल प्रदेश में विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक नया हथियार बन गया है आपका पाइन हैंडीक्राफ्ट्स। ये पाइन आप हैंडीक्राफ्ट्स की वस्तुएं देख सकते हैं। मैंने फोटो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर ली क्योंकि पाइन का मेरे को मतलब नहीं पता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक पतवार टाइप की चीज़ें होती हैं। अब देखिए मैं ये क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, ये न्यूज़ इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि आज तक हिमाचल प्रदेश में ये जो पतवार था आपका पाइन, इसकी वजह से जंगलों में आग लगती रहती थी। तो इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश था, उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया 2 वर्ष पहले। उसमें क्या बताया गया कि जो पाइन होती हैं उसके द्वारा हम हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हैं, कई सारी चीज़ें बना सकते हैं और उनको मार्केट में बेच के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। ये वुमेन्स के बीच में इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो उसका रास्ता ये निकला कि
वुमेन्स जो आदिवासी महिलाएं थी वो फॉरेस्ट जाने लगी और पाइन्स को वहाँ से इंक्लूड करके आपका ये हैंडीक्राफ्ट्स बनाने लगी और इनको मार्केट में बेचने लगी। इससे क्या हुआ, पाइन्स जो जंगल में आग लगने के लिए मेन कारण था वो जो है महिलाओं के पास आ गया और यहाँ से मार्केट में आ गया और इस तरह से जंगल में आग लगनी कम हो गई। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं ने पाइन हैंडीक्राफ्ट्स को एक एम्प्लॉयमेंट का नया नज़रिया माना है या फिर बनाया है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने वाटर क्वालिटी टेस्ट कंडक्ट किया है इंडिया की 10 सिटीज़ में। आपको बताना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो अभी मैंने बताया था आपको, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी रामविलास पासवान जी। अब इन्होंने वाटर क्वालिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया है इंडिया की 10 सिटीज़ में। 10 सिटीज़ की म्यूनिसिपैलिटीज़ वाटर को चेक किया इन्होंने और पाया कि दिल्ली में सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का वाटर है। टोटल 28 पैरामीटर्स पे वाटर को चेक किया गया, जिसमें दिल्ली का जो सप्लाइड वाटर था म्यूनिसिपैलिटी का वो 19 पैरामीटर में फिल कर दिया गया। सेकंड नंबर पे आपका मैं बता दूं आपको, कोलकाता या वहाँ पे जो है कुछ पैरामीटर्स में म्यूनिसिपैलिटी का पानी फेल हो गया। मुंबई सिर्फ एक ऐसा, जो ये 10 सिटीज़ का सर्वे था उसमें सिर्फ मुंबई एक ऐसा सिटी था जिसका वाटर जो है 100% सभी पैरामीटर पे ओके पाया गया। तो सिर्फ मुंबई एक ऐसा सिटी निकला जिसके म्यूनिसिपैलिटी का वाटर सप्लाई क्वालिटी वाइज सबसे बेहतर पाया गया और हर पैरामीटर पे ओके पाया गया BIS के सर्वे में, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के सर्वे में जो वाटर क्वालिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया था BIS ने, उसमें सिर्फ मुंबई का पानी ओके पाया गया। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड पानी पाया गया आपका दिल्ली का, सेकंड नंबर पे कोलकाता का, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के द्वारा हुई थी। 1986 में आपका कंज्यूमर राइट एक्ट भी पास हुआ था, तो आप इतना याद रखेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के द्वारा हुई थी। जिस वर्ष आपका कंज्यूमर राइट एक्ट पास हुआ था उसी वर्ष आपका इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट भी पास हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत दोनों आते हैं, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट किया गया। तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा आपका हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया गया। मैं बता दूं इसकी रिपोर्ट के विषय में बात कर लेते हैं। इनका कहना है, जब इन्होंने रिपोर्ट जारी की NSO ने, इनका कहना था कि इंडिया के जो लोग हैं उनके एक्सपेंडिचर में 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच में 3.7% का फॉल देखा गया है। जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर था, जो हम लोग खर्च करते थे, उसमें 3.7% का फॉल देखा गया है। NSO ने कहा कि जहां हम लोग 2011-12 में 1501 रुपीज़ खर्च करते थे एक्सपेंडिचर में, तो 2017-18 में घट के ये 1446 रुपीज़ रह गया था। यानी जहां हम लोग 2011-12 में 1501 रुपये खर्च करते थे, वो 2017-18 में घट के रह गया था आपका 1446 रुपये। इस तरह से 3.7% का डिक्रीज़ देखा गया था हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में, आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा NSO ने ये कहा था कि रूरल एरियाज़ में जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसमें 8.8% का डिक्रीज़ देखने को मिला है। यानी कि गाँव में और ज़्यादा बदतर हालत है, वहाँ पे लोगों ने खर्च में 8.8% की कमी कर दी है। हालांकि अर्बन एरियाज़ के लिए NSO ने कहा कि एक्सपेंडिचर में 2% का इंक्रीज़ देखा गया है। तो आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूँ, गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस रिपोर्ट को हम पब्लिकली जारी नहीं करेंगे क्योंकि इस रिपोर्ट के आंकड़े सही नहीं हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो दोबारा ये जो है सर्वे कंडक्ट करवाएगी, आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2021-22 में। तो आप याद रखिएगा, जो आपका हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है इसको NSO कंडक्ट करता है और इसे कंजप्शन सर्वे भी कहते हैं, आपने इतना याद रखिएगा। ये पीरियडिकली होता है, यानी गवर्नमेंट जब चाहे इसको कंडक्ट करवा सकती है, अपना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 3000 मीटर ऑल्टीट्यूड की ऊंचाई पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है। तो रोहतांग पास, आपकी रोहतांग पास जो है, रोहतांग दर्रा जिसको कहते हैं, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगी अगर हम 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर की बात करें। तो आप इतना याद रखिएगा। मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली इसका नाम बदल के अटल टनल कर दिया गया है, आप इतना याद रखिएगा। अटल सुरंग, रोहतांग या अटल सुरंग जो है आपकी हिमालय की पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस में स्थित है। मैं बता दूं इसकी लेंथ जो है 8.8 किलोमीटर है और चौड़ाई है इसकी 10 मीटर, आप इतना याद रखिएगा। ये किसको जोड़ता है, तो आपके मनाली और लेह को जोड़ता है। अटल सुरंग बनने के बाद या रोहतांग पास बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मनाली और लेह के बीच में डिस्टेंस में 46 किलोमीटर की शॉर्टेज यानी कमी आ जाएगी, तो आप इतना याद रखेंगे। और ये जो आपकी चिनानी नासरी सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, नेशनल हाईवे नंबर 1 के आसपास। इसका नाम बदल के कर दिया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय टनल कर दिया गया है, आप इतना याद रखेंगे। आपको बताना है कि फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजी पार्क किस स्टेट में स्थापित किया गया था। मैं बता दूं, इंडिया का फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजी पार्क
असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। और गुवाहाटी में कहाँ स्थापित किया गया था? जो केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर है गुवाहाटी में, तो आप याद रखिएगा केन एंड बैम्बू टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है? गुवाहाटी में है। उसी के प्रेमिसेस में आपका फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। इसमें होता क्या है? इसमें जो बैम्बू होता है यानी बांस होता है, उससे बनाई गई चीज़ें जो है रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि इनकी मार्केटिंग कैसे की जाए। तो आप ये देखिएगा फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्क असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। इनॉग्रेशन किसने किया था? तो मिनिस्टर ऑफ डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर जो थे जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 3 और बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू में, श्रीनगर में और लेह में। ये 3 जगह पे आपके 3 नए बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क या टेक्नोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो आपने याद रखिएगा जो ये बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क हैं ये किस पर्पज़ से स्थापित किए जा रहे हैं? जो आपका नेशनल बैम्बू मिशन था उसके अंतर्गत ही आपके बैम्बू पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आप इतना याद रखेंगे। नेशनल बैम्बू मिशन की बात करें तो अप्रैल 2018 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 2 वर्ष की ये योजना थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत टोटल बजट एलोकेट किया गया था 1290 करोड़ रुपीज़। इसका टेन्योर जो था नेशनल बैम्बू मिशन का, ये 14th फाइनेंस कमीशन के टेन्योर के साथ ही फिनिश हो जाना था। यानी जो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का पीरियड था 2020 तक, उसी के दौरान आपका नेशनल बैम्बू मिशन का स्कीम समाप्त हो जाना था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज़ कर दिया। तो आप इतना याद रखिएगा नेशनल बैम्बू मिशन अप्रैल 2018 में लॉन्च हुआ था। बजट एलोकेशन 1290 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ही आता है। और रिसेंटली बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में टोटल कितनी सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है रिसेंटली। तो मैं टोटल सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडियन सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ें। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 66 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। इंडिया से सिर्फ 2 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। एक आपका हैदराबाद है और दूसरा आपका मुंबई है। हैदराबाद आपका गैस्ट्रोनॉमी के लिए है और मुंबई आपका फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए है। तो इंडिया से 2 सिटीज़ को और टोटल जो है 66 सिटीज़ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। अब इंडिया से टोटल 5 सिटीज़ यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड से 283 सिटीज़ जो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हैं। मैं बता दूं इंडिया से पहले ही जयपुर, वाराणसी और चेन्नई, जिसमें चेन्नई और वाराणसी आपका म्यूज़िक के लिए, जयपुर आपका फोक आर्ट के लिए, अब आपका हैदराबाद जो है गैस्ट्रोनॉमी के लिए। गैस्ट्रोनॉमी फूड और जो आपका फूड कल्चर होता है उसकी स्टडी को कहते हैं गैस्ट्रोनॉमी। तो हैदराबाद आपका फूड के लिए यानी गैस्ट्रोनॉमी के लिए और मुंबई आपका फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये 5 सिटीज़ आप याद रखिएगा, जयपुर, चेन्नई, वाराणसी, हैदराबाद, मुंबई, ये इंडिया से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल की गई हैं। ऑल ओवर कंट्री से टोटल जो है 283 सिटीज़ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हैं। अपना याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको जो यूनेस्को है उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फुल फॉर्म आपको सभी को पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आपको ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि इसकी जो चीफ़ हैं वो ऑड्रे अजोले हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके हिसाब से आएगा नहीं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है मेकदातु रिजर्वायर रिसेंटली चर्चा में है, किस रिवर पे बन रहा है। तो ये जो है आपका कावेरी नदी पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट बना रही है। बेंगलुरु में आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए मेकदातु रिजर्वायर बन रहा है। आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूं 67 TMC फीट, तो 67 TMC फीट वाटर इसमें मेकदातु रिजर्वायर में स्टोर किया जाएगा। तो आपको TMC फीट का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, 1000 मीटर क्यूबिक फीट। ये है आपका TMC फीट का फुल फॉर्म। कभी कभी आपसे ये भी देखिए नॉलेज आधी ठीक नहीं है, आपको ये बताना चाहिए कि 1 क्यूबिक फीट में कितने वाटर सप्लाई होता है। तो देखिए 1 क्यूबिक फीट में 28.3 लीटर वाटर 1 सेकंड में निकलता है। इसी को कहते हैं 1 क्यूबिक फीट। 1 क्यूबिक फीट का पैमाना ये है कि 1 सेकंड में जितना वाटर फ्लो होता है उसको कहते हैं 1 क्यूबिक फीट। तो ये नापा गया है और ये पाया गया है 28.3 लीटर वाटर 1 सेकंड में निकलता है। इसी को कहते हैं 1 क्यूबिक फीट। ये रिजर्वायर वगैरह से वाटर मापने का एक सिंपल पैमाना है क्यूबिक फीट। तो ये आपका जो मेकदातु रिजर्वायर प्रोजेक्ट है ये 67 TMC फीट का जो है वैल्यू रखता है, यानी कि उसकी क्षमता रखता है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने बनाया है। कावेरी नदी पर बेंगलुरु को पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। रिसेंटली सेंट्रल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने NOC दे दिया है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। मैं बता दूं आपको जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में पास हुआ था, उसके तहत आपका कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था 2018 में।
तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में बात हुआ था, आप इतना याद रखिएगा। और आपका मागदेतु रिजर्वायर प्रोजेक्ट कावेरी रिवर पे बन रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट इसको बना रही है बेंगलुरु को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ पीने का पानी भी इनको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए रिसेंटली कमेटी बनाई गई है। किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है? तो नेशनल वाटर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिसेंटली मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, आप इतना याद रखिएगा। क्या ये इंडिया की पहली वाटर पॉलिसी है? नहीं, इंडिया की पहली वाटर पॉलिसी 1987 में बनी थी, आप इतना याद रखिएगा। और ये नेशनल वाटर पॉलिसी पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई किसने है? तो बनाई तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने थी, लेकिन आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय में इसको मर्ज कर दिया गया है। तो आपकी जो नेशनल वाटर पॉलिसी होगी अब वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत आएगी, आप इतना याद रखिएगा। फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? 1987 में लॉन्च हुई थी, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताना है आपको कि कौन सा नेशनल पार्क केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के कारण प्रभावित हो रहा है? तो आपका पन्ना टाइगर रिजर्व केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के कारण प्रभावित हो रहा है। ये जो है मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर के पास है। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में होगा क्या? इसमें एक दौधम डैम बनाया जाएगा, दौधम डैम, आप नाम याद रखिएगा। 77 मीटर की हाइट का दौधम डैम बनाया जाएगा। इसमें केन नदी का जो एक्सेस वाटर होगा उसको 230 किलोमीटर लंबी कैनाल से बेतवा रिवर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा, केन रिवर के एक्सेस वाटर को 230 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल के द्वारा बेतवा रिवर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इससे जो एमपी और यूपी का बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। टोटल 3.64 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट किया जाएगा इसके तहत। तो आपने याद रखिएगा, एमपी और यूपी गवर्नमेंट का कंबाइंड प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व इससे प्रभावित हो रहा है, ऐसी आशा है कि ये डूब जाएगा। और ये टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिसको टाटा ट्रस्ट और कई सारे संगठनों ने मिलकर जारी किया है, उसमें बताना है किस स्टेट ने टॉप किया है? तो महाराष्ट्र जुडिशियल परफॉर्मेंस के मामले में टॉप पे आया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। जो आपकी ये रिपोर्ट है ये 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला पिलर आपका पुलिस है, दूसरा जुडिशरी है, तीसरा है प्रिजन, चौथा है लीगल एड। मैं बता दूं, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कुछ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कहना है कि जुडिशरी की टोटल वैकेंसी सैंक्शनड 80,200 है, इसमें से 23% पद जो है खाली हैं, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उसके अलावा एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने ये भी कहा है कि प्रिजन की कैपेसिटी जो है 114% से भरी हुई है, यानी जो कैपेसिटी है उससे 14% एक्स्ट्रा लोग प्रिजन में भरे हुए हैं। और सबसे खास बात क्या है कि जो ये 114% लोग इसमें प्रिजन यानी जेलों में ठूस के भर दिए गए हैं, ये 68% तो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे भरे हुए हैं, यानी कि पता ही नहीं इनका फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन इनको जेल में डाल दिया गया है। कोई चोरी में बंद है, कोई चकारी में बंद है, 20-20 साल से ये लोग सड़ रहे हैं, जिसकी सज़ा मात्र 6 महीने है। उस सज़ा के भी ये लोग जेल में बंद हैं क्योंकि इनका ट्रायल चल रहा है, अभी तक फैसला नहीं आया है इनके ऊपर। तो 68% क्रिमिनल या जेल में जो लोग प्रिजनर्स हैं वो ऐसे हैं जो ट्रायल के आधार पे ही जेल में बंद हैं। तो आप याद रखिएगा, ये सारे गरीब आदमी हैं, क्योंकि अमीर आदमी जो है पेरोल पे बाहर आ जाता है। संजय दत्त आपको याद होगा कितनी बार पेरोल पे बाहर आए थे। जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे केरल आया है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आया है। इस रिपोर्ट में टोटल 18 स्टेट्स के जुडिशियल सिस्टम को देखा गया है और उसका एनालिसिस किया गया है, आपने देखिएगा। ऑल ओवर कंट्री के लिए ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपको बताना है पंचायत में डिसेबिलिटी कोटा प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन है? तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने पंचायत में डिसेबिलिटी कोटा प्रोवाइड किया है। यानी कि पहले तो इलेक्शन होंगे और अच्छी बात है कि उसमें से पंचायत में डिसेबल लोग खड़े होंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो भी और नहीं जीतते हैं तो यानी चाहे आप इलेक्टेड माध्यम से हो चाहे नॉमिनेटेड माध्यम से, पंचों यानी 5 पंच जो होते हैं उनमें से एक कम से कम डिसेबल बंदा होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, आप इतना याद रखिएगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आपको याद होगा आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है जिसने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लॉन्च किया है, और कितना 75%, आप इतना याद रखिएगा। तो ये दोनों स्टेट हमने बात कर ली। क्योंकि पंचायती राज सिस्टम की बात है तो मैं बता दूं 2 दिन पहले पंचायती राज दिवस था, 2 दिन नहीं 6 दिन पहले 24 अप्रैल को। क्यों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस था? क्योंकि इसी दिन 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को इन्फोर्स हुआ था। यानी पंचायती राज सिस्टम हमारे इंडिया में लागू हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। आप याद रखिएगा 1993 में ये इन्फोर्स हुआ था एक्ट। इंडिया में कितने टीयर का पंचायती राज सिस्टम है? तो इंडिया में 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम है। किस कमेटी ने सिफारिश की थी? तो बलवंत राय
मेहता कमेटी की सिफारिश पे इंडिया में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया। कभी कभी ऑप्शन में अशोक मेहता कमेटी दे देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेहता मेहता है ना इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखने का एक आसान तरीका ये है, BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता, इसमें 3 वर्ड हैं तो इन्होंने 3 टियर सिस्टम की सिफारिश की थी। अशोक मेहता में 2 वर्ड हैं इसीलिए इन्होंने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश की थी। तो हमारे इंडिया में विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत अवेलेबल हैं। आपके एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकता है कि पंचायतें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में हैं। तो संविधान के 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत को भारतीय संविधान के पार्ट 9 में ऐड किया गया था। आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक पंचायत के विषय में बताया गया है, आप इतना याद रखिएगा। सारा हो गया पंचायत का, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है कि जो इंडियन लोकपाल है, आपको याद है लोकपाल एक्ट 2013 में पास हुआ था, लेकिन लोकपाल हमारे यहाँ कोई नहीं बना था। रिसेंटली पिनाकी चंद्र घोष जी जो रिटायर्ड जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको इंडिया का लोकपाल अपॉइंट किया गया था। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि लोकपाल में कितने मेंबर होते हैं अगर चेयरपर्सन को भी इंक्लूड कर दिया है। तो हमारे इंडिया में लोकपाल में चेयरपर्सन को इंक्लूड करने के बाद टोटल 9 मेंबर होते हैं। देखिए लोकपाल में 8 मेंबर प्लस चेयरपर्सन होता है। तो पिनाकी चंद्र घोष जी इस समय इंडियन लोकपाल के चेयरपर्सन हैं, आप इतना याद रखिएगा। ये एपेक्स एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है, आप इतना याद रखिएगा। यानी करप्शन की किसी भी शिकायत को लेकर आप यहाँ जा सकते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी शिकायत लेके आप यहाँ जा सकते हैं। इसका लोगो और मोटो के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। इसका मोटो है माँ गृधा कस्यस्वित धनम, यानी डोंट बी ग्रीडी फॉर एनी एल्स वेल्थ। तो आप इसका मोटो नोट कर लीजिएगा, माँ गृधा कस्यस्वित धनम। लेखपाल का मोटो है, सॉरी लेखपाल नहीं लोकपाल, मुझे बहुत मारेंगे लोग। इंडियन लोकपाल का मोटो है माँ गृधा कस्यस्वित धनम, डोंट बी ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ। और इसका जो मैं बता दूं, मोटो तो लोकपाल ने खुद ही डिसाइड कर लिया था मोटो, लेकिन जो लोगो था उसके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था और प्रयागराज के प्रशांत मिश्रा ने लोगों के लिए कंपटीशन को जीत लिया था। आपने यजुर्वेद से लिया गया है आपके इंडियन लोकपाल का मोटो माँ गृधा कस्यस्वित धनम। पिनाकी चंद्र घोष इस समय जो है इसके चेयरपर्सन हैं। टोटल 9 मेंबर होते हैं और जो आपका लोगो है लोकपाल का, उसके लिए यूपी के प्रयागराज से प्रशांत मिश्रा जी विनर थे, उन्हीं का लोगो सिलेक्ट हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।